हेलो बच्चों, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी एजुकेशन का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियो में हम लोग भाई समाकलन को पूर्णतया ख़त्म करने वाले हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ना, इंटीग्रल्स, आज आज इस चैप्टर का पूरा निपटारा होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को जिस जिस बच्चे ने एक बार पूरा देख लिया उसको समाकलन से फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, सबके लिए है। ठीक है, एक बार आप देखो, है ना। चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 1x पे देखो, इसे आप 2x पे देखो आराम से, जितना आपके पास टाइम हो। ठीक है, लेकिन एक बार जिस भी बच्चे ने इस वीडियो को, मैं फिर से कह रहा हूँ, है ना, आप चाहे देख के देख लेना इस वीडियो को, जिस जिस बच्चे ने एक बार फुल्ली वॉच कर लिया है ना, वो समाकलन फिर पढ़े ना पढ़े आराम से वो कर लेगा हर एक क्वेश्चन। ठीक है, इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इस वीडियो में। ठीक है, सो आप, मैं आशा करता हूँ पूरी वीडियो देखोगे। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग पढ़ने के वाले हैं। वीडियो का पार्ट को मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पार्ट वाइज बना रखा है, थोड़ा बहुत आप इसे थोड़ा सा बहुत देखेंगे हम लोग इसे। सबसे पहले है हम लोग का इंट्रो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रो दूंगा। पहली बात तो ये, आप हिंदी हो मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप किसी भी मीडियम से हो भाई, आप आराम से कर सकते हो। पूरी वीडियो के एक्सप्लेन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहा हूँ, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हर एक चीज़ आपको पता चलेगी, चिंता नहीं करनी है। देखो, पहला हम लोग इंट्रो करेंगे, यानी थोड़ा बहुत परिचय देंगे इस चैप्टर का, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप अभी जीरो पे हो, आपको कुछ नहीं आता है इंटीग्रल, आपको बिल्कुल जीरो से 100 तक ले जाना है। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखेंगे हम लोग, थोड़े बहुत नॉर्मल इंटीग्रेशन करते कैसे, यानी जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं समाकलन के, वो कैसे करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री को समझाऊंगा, यानी जो आपकी त्रिकोणमिति है ना, उसको फुल एक्सप्लेन करेंगे, जो आपका इंटीग्रल में यूज़ हो रहा है उन सबका फुल। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाले पार्ट में इस वीडियो में, ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 5 के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, उसके बाद 5 वाला जो आपका पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पार्ट बाय पार्ट। इसका मतलब क्या है सर, खंडन समाकलन कहते हैं इसे। खंडन समाकलन का मतलब ये है, जो आपको दो फंक्शन दिए होते हैं गुणा में, उसको आप इंटीग्रल कैसे करते हो, सब चीज़ समझ में आएगी, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका जो 6th पार्ट है इस वीडियो का, उसमें हम लोग लिमिट वाले टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपके, जिसमें लिमिट होती है, वो वाला सब कुछ कवर कर लेंगे। और लास्ट में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक PDF दूंगा और यहाँ पे समझाऊंगा भी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप सभी के लिए। ठीक है, फुल्ली चैप्टर एक्सप्लोर हो रहा है इस पूरी वीडियो में। ठीक है, सो आप, मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को डेस्कटॉप पे लगा लिया होगा और आपने इस वीडियो को पूरा देखने का मन तो बना ही लिया होगा। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भाई आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। ठीक है, जिसका नाम है समाकलन वन शॉट। ठीक है भाई, देखो, सबसे पहले मैंने आपको कहा था थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। आपने डिफरेंशियल वाला चैप्टर पढ़ रखा है भाई। ठीक है, डिफरेंशियल वाले चैप्टर में हम लोग क्या करते थे कि किसी भी फंक्शन के लिए कुछ फॉर्मूले दे रखे थे और उसको हम लगाते थे, क्वेश्चन हो जाते थे। सेम टू सेम यहाँ भी वही काम होना है और कुछ नहीं होना है। ठीक है, बस ये है, वहाँ पे जो फॉर्मूले थे और यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो सब थोड़ा डिफरेंस है, फंक्शन वही रहते हैं अधिकतर। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। समाकलन बहुत ही छोटी सी नल्ली सी चीज़ है। ठीक है, आराम से कर सकते हो उसे। ठीक है, तो इंट्रो में यही सब है भाई, कि आपको समाकलन जो है ना, समाकलन का मतलब मैं आपको कहीं समझाना चाहूँ तो ये होता है कि आपको मान लो कोई छोटा सा एरिया पता है ना, तो कहीं आप पूरे एरिया का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, पूरे मतलब पूरा क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो आप लिमिट लगा के समाकलन का यूज़ करके वो सब कर सकते हैं। बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, इससे ये सब है, इसके यूज़ जो है। ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत सेकंड पार्ट पे आता हूँ। थोड़ा हम लोग स्टार्ट करते हैं समाकलन को। ठीक है भाई, देखो, तो देखो भाई, समाकलन का मतलब क्या है पहले मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो आपका एक मेन और फंडा फॉर्मूला आता है, ठीक है, जो बिल्कुल फंडामेंटल और बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रल का, आप चाहे कोई से भी हायर कैलकुलस पढ़ रहे हो। ठीक है, समाकलन का जो जनरल फॉर्मूला है वो यही होता है, देख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि ये फॉर्मूला आखिर खुलता कैसे। मैंने अधिकतर वीडियो में आपको बताया है कि ये फॉर्मूला आपको आना ही आना चाहिए। बिल्कुल मैं जीरो से लेके चल रहा हूँ, आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, देखो, इसका जो रियल फॉर्मूला खुलता है वो ऐसे खुलता है कि x की पावर n+1। ठीक है, हो सकता है आपको आता हो, लेकिन एक बार पूरा जरूर देखना, है ना, क्योंकि आपको मैं जीरो से लेके चल रहा हूँ भाई, है ना, हर एक चीज़ समझाऊंगा, चिंता नहीं करनी। ठीक है, कहीं आपका कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दिया है कि x की पावर n के रूप में है वो। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो, तो जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा कि x की पावर जो है n था ना, उसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, फिर जो पूरी पावर है उसको नीचे भी लिखना पड़ेगा n+1। ठीक है, ये और भी एक प्लस c कॉन्स्टेंट लगाओगे आप, तो आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जनरल सा फॉर्मूला था ये, मैंने आपको कहा भी था इसे याद करने के लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, इस पर एक आधारित मैं छोटा सा एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ और थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा है x³ dx। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, पहले आप समझो बात को कि आपका ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। ठीक है,
ये आपका साइन है, ठीक। और ये आपका फंक्शन होता है, ठीक है भाई। और ये जो आपका होता है ये होता है रिस्पेक्ट, यानी किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, ठीक है। यानी इस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो इस फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स लिखा मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई लिखा होता है मतलब वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इतना तो समझ में आ गया सर, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने बिल्कुल इस फॉर्म का क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेशन लगाया एक्स की पावर में कुछ लगाए, एक्स की पावर में कुछ लगाए, डी एक्स लगाए, तो उसका इंटीग्रेशन खुलता है कैसे, ऐसे खुलता है। तो इसका भी हम सेम टू सेम ऐसे ही बना के खोलेंगे, देखते हैं क्या खुलेगा। तो उन्होंने यहाँ एक्स लिखा था तो यहाँ भी एक्स लिखा है तो एक्स ही लिख देंगे। उसके बाद n+1 किया था, देखो n+1 किया ना, तो 3+1 करेंगे यानी 4 हो जाएगा, 3 1 4 होता है। और जो n+1 ऊपर लिखा है वही नीचे भी लिख दिया तो नीचे भी 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी। तो एक बहुत जनरल फॉर्म थी ये इंटीग्रेशन की, कहीं आपको इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx लिखा है तो आप इस फॉर्मूले से खोल सकते हो उसे, है ना। बहुत सिंपल सी बात थी। अब एक ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन और है, कहीं मान लो लिखा था 2x³ और आपको इसका इंटीग्रेशन करना होता है dx यानी x के रिस्पेक्ट में, तो आप कैसे करते हैं, तो भी यही काम होता है ना। बस हमेशा ध्यान देना, हम लोग डिफरेंशियल पढ़ के आ चुके हैं, कांस्टेंट टर्म को आप चाहे डिफरेंशियल में कर रहे हो चाहे आप इंटीग्रेशन में कर रहे हो, हमेशा मेरे भाई बाहर फेंकते हैं, ठीक है। सो हमेशा मैं 2 को बाहर फेंकूंगा, या कहीं 5 या 10 या 20 कोई भी कांस्टेंट टर्म यानी कोई भी अचर पार्ट जिसका मान फिक्स है। अभी अब दो ही तो रहेगा, 2 को आप 3 तो नहीं कह सकते हो ना, 5 ही तो रहना है, 5 को आप 6 तो नहीं कह सकते हो। तो जिनका मान फिक्स है हमेशा उनको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। और कभी भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल में कांस्टेंट टर्म आपको फंक्शन के साथ लिखी मिल जाती है तो उसको आप बाहर फेंकते हो, ठीक है। जैसे मुझे 2 लिखा मिल गया तो मैं 2 को बाहर फेंकूंगा और पूरा आपका इंटीग्रेशन x³ dx ऐसे रहेगा। अब सर इंटीग्रेशन x³ dx तो मैंने निकाला, x की पावर 4/4 आ रहा था, ठीक है। तो 4 x की पावर 4/4 आ गया और प्लस सी एक कांस्टेंट टर्म आ गई, ठीक है। अब इस 4 ने इसे 2 बार में काटा है, सब मल्टीप्लिकेशन का है यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे प्लस प्लस का कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन का है। उसके बाद यहाँ नीचे 2 आ गया प्लस सी आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या आया, इसका राइट आंसर ये आया, ठीक है। सो आप ऐसे छोटे छोटे इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत जनरल सा चीज़ बताई है अभी इंटीग्रेशन में, ठीक है। अभी हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, चिंता नहीं करनी है बस, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा है ये, तो मल्टीप्लिकेशन रूल मैंने कांस्टेंट टर्म के लिए आपको बता दिया, है ना। अब जैसे कि कोई भी एक चीज़ और देख लो, क्योंकि अभी मैं थोड़ी बहुत इंट्रो दे रहा हूँ आपको इसका, ठीक है। नॉर्मल इंटीग्रेशन को हम लोग कर रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 को इस वीडियो के, ठीक है। सो देखो अब मैं थोड़ी बहुत आपको और नॉर्मल इंटीग्रेशन बताता हूँ, देखो समझना इस बात को, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा है, मान लो 2x + 5x³ dx, ठीक है। सो इसमें क्या होगा सर, है ना, कभी आपको ऐसे 2 इंटीग्रेशन मिल जाए, है ना, तो आप दोनों को बांटोगे, यानी 2x को भी ये इंटीग्रेशन dx दोगे और 5x³ को भी ये इंटीग्रेशन dx दोगे। कैसे देंगे देखो, जैसे कि आपने पहले 2x लिखा, है ना, एक प्लस यहाँ पे लगाया और यहाँ पे 5x³ लिखा। सिंपल से ऐसे करना है, मैं आपको एक सिंपल सा इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। एक इंटीग्रेशन साइन यहाँ, एक इंटीग्रेशन का साइन यहाँ, क्योंकि हम दोनों को बांट रहे हैं, ठीक है। एक dx इसको भी दो और एक dx इसको भी दो, बस ये ऐसे ही खुल जाता है, ठीक है। यानी ये चीज़ 2x को भी आपने इंटीग्रेशन dx दिया और 5x³ को भी आपने इंटीग्रेशन dx दिया, ठीक है। मैं भाई बहुत जीरो पे जा रहा हूँ अभी क्वेश्चंस पे, ठीक है। पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, कहीं आपको ये सब आती हैं, ठीक है। तो आप पार्ट मैंने नीचे नीचे दे रखे हैं बहुत सारी वीडियो, मतलब इस वीडियो में कौन कौन से पार्ट हैं, तो आप पार्ट बाई पार्ट दे सकते हो, जो उन सा पार्ट आपको नहीं आ रहा है वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सो मैं तो भाई बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ, है ना, इसलिए आपको जो सा पार्ट नहीं आ रहा है वहाँ से विजिट कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पे क्या होगा सर, आपने तो कहा था जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको बाहर फेंको, चलो बाहर फेंक देते हैं। और जो चीज़ बच रही है एक्स dx बचा है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ये एक्स बचा है खाली और dx बचा। उसके बाद यहाँ पे भी सर 5 तो कांस्टेंट टर्म है, 5 को बाहर फेंको, इंटीग्रेशन ऑफ x³ बचा ना, तो x³ dx लिखो भाई, है ना। बहुत जनरल सी चीज़ है सर ये तो। अब x का क्या होता है x²/2, यहाँ भी 2 + 5, यहाँ पे क्या होगा x की पावर 4/4 प्लस सी टर्म आ गई, है ना। ये सर कर कैसे रहे हो, x²/2 कहाँ से आ गया, देखो ना भाई इसकी पावर 1 है ना। और मैंने कहा था कभी भी x की पावर n में कोई फॉर्मूला होता है, जब भी x की पावर n में कोई फॉर्मूला होता है तो वो ऐसे खुलता है, ठीक है। यानी n में 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे n तो था नहीं, यहाँ तो 1 था, तो 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 हो गया। यहाँ पे 3 था तो 3 में 1 ऐड करोगे तो 4 हो गया। और जो चीज़ ऊपर लिखो उसको नीचे भी लिखो, बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सो इस 2 से 2 काट सकते हो आप, तो क्या बचा x² + 5/4 एक साथ लिखो, x की पावर 4 प्लस सी टर्म को एक साथ लिखो, ठीक है। ये देखो रियल आंसर आपका तुरंत आ जाता है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन सही है इंटीग्रेशन के, ठीक है। ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है भाई। चलो अब अगले पार्ट पे चलते हैं इस वीडियो के। सो गाइज़ यहाँ पे हमने 2 पार्ट अपनी वीडियो के कंफर्म कर लिए हैं, ठीक है। तो इस पर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया और नॉर्मल इंटीग्रेशन कैसे होते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी। तो ये वाला पार्ट हम लोग का हो गया, ठीक है।
सो ये और ये हम लोग का 2 पार्ट हो गया इसका, ठीक है। अब हम लोग का थर्ड पार्ट चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। चलो देखते हैं इसे कैसे करना है, ठीक है। इसको आराम से हम लोग सीखेंगे क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बेसिक बताया था, बहुत थोड़ा थोड़ा चीज़ें, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको हाई लेवल पे ले चलता हूँ इंटीग्रेशन पे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कहीं कहीं यूज़ होते हैं, कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्री का पहले एक बहुत मेन फंडा नियम लगता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो आप सीख लो आराम से, जिसे कहते हैं श्रृंखला नियम, ठीक है। श्रृंखला नियम, ठीक भाई। समझो ये कौन सा नियम है। श्रृंखला नियम क्या है सर? श्रृंखला नियम आपका ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री में लग रहा है, आपके जनरल फॉर्म के क्वेश्चंस में भी लगता है, ठीक है। जैसे कि कैसे, यहाँ पे लिखा है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स, ठीक है। सर ये साइन वाइन कहाँ से आ गई, इनसे बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं यार, कोई डर नहीं लगेगा, आप, मैं बिल्कुल जनरल से ले चल रहा हूँ आपको, आराम से सीखो पहले, ठीक है। तो श्रृंखला नियम का मतलब ये है सिंपल सा, पहली बात तो आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि आपको अवकलन वाले चैप्टर में कुछ फॉर्मूले आते हैं ना कि कहीं मैं साइन एक्स का अवकलन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, कॉस एक्स का क्या मिलता है, ठीक है। सो यहाँ भी कुछ फॉर्मूले हैं। अब 2 फॉर्मूले मैं आपको याद करा दे रहा हूँ और फॉर्मूले आप खुद ही याद करना, ठीक है। अब जो 2 फॉर्मूले यहाँ पे मैं आपको याद कराऊंगा ना, उससे आपके 2 डिफरेंशियल वाली अवकलन चैप्टर के भी याद हो जाएंगे 2, यानी 4 टोटल फॉर्मूले आपको याद होंगे। कैसे देखो, कहीं मैं कहूँगा यहाँ पे 2 फॉर्मूले हम लोग पहले देखते हैं आराम से, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ठीक है। और ये वैसे सबको आता भी होगा और मैं तब भी आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे इससे, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। सो देखो क्या क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आप इसको समझो कि साइन एक्स और कॉस एक्स हम लोग डिफरेंशियल पढ़ के आए हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमको पता होगा क्या होता है, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स भी हमको पता होगा क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने 5वें चैप्टर में ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। हम लोग अब 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो नहीं पता है तो आपको कम से कम फॉर्मूला तो पता ही होगा। देखो क्या होगा, साइन एक्स का हमेशा कॉस एक्स होता है, ठीक है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। डिफरेंशियल कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। अब जब आपको कोई 2 फॉर्मूले याद हैं तो आप 2 याद कर लोगे आराम से। कैसे देखो, ये पहले आया था ना आपका चैप्टर नंबर 5, तो पहले आ रखा है। उसके बाद ये यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 आया है आपका, ठीक है। मतलब चैप्टर नंबर 5 पहले आ गया, ठीक है। यानी आप समझ सकते हो ये सन 1900 होगा और ये सन 2000 है, ठीक है। सन समझना है ना, यानी ईयर, ठीक है भाई। सो ये सन 2000 है, ये सन 1900, यानी बीत चुका है ये, ठीक है। तो साइन बढ़िया फंक्शन था अपने आप में। थोड़ी बात कहानी को मेरी समझना आप, ठीक है। साइन कभी कंफ्यूजन नहीं होगी जिंदगी में, ठीक है। कभी कंफ्यूजन नहीं होगी इन सब फॉर्मूले में, ठीक है। 4 फॉर्मूले तो आराम से आपके मुंह जवानी याद रहेंगे, ठीक है। हमेशा समझना इस कहानी को बस, ठीक है। आपने देखा सर 1900 पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 पहले, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 आएगा, और 2000 बाद में आ रहा है, ठीक है। यानी सन 2000 बाद में आ रहा है, समझना। डिफरेंशियल आया था 1900 में, तो डिफरेंशियल में क्या हुआ है ना, कोई काल होगा, आप समझ सकते हो कि 1900 में कोई समय रहा होगा, तो 1900 का समय था जब अवकलन था, ठीक है। और फिर 2000 सन 2000 का समय आ गया जब आपका समाकलन आ गया, ठीक है। सो समझना, जैसे कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपने आप में बढ़िया फंक्शन था हमेशा ही, है ना। तो वो माइनस वाइनस नहीं देता था, उसके साथ किसी भी चीज़ को लगा दो तो वो प्लस ही देता था, ठीक है। तो जब भी इसको तो हमेशा कॉस ही बनाना है, और साइन कॉस को साइन बनाना है, साइन को कॉस बनाना है, ये हमेशा याद करना। आप चाहे इंटीग्रेशन कर रहे हो चाहे डिफरेंशियल कर रहे हो, हमेशा मेरे भाई याद करना कि कभी भी आपको साइन का इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल कुछ भी करो, अब वो प्लस माइनस में हो सकता है, बट साइन या कॉस ही होगा। साइन का होगा तो कॉस होगा, कॉस का होगा तो साइन होगा, ठीक है। सो भाई साइन को तो देना था कॉस, क्योंकि साइन को कॉस देना ही है, कॉस को साइन देना तो साइन को कॉस, ठीक है। सो साइन को कॉस देना था तो इसने प्लस का दिया, ठीक है। इसने गद्दारी नहीं करी साइन ने, क्योंकि बढ़िया फंक्शन था। लेकिन जब कॉस की बारी आई तो कॉस ने माइनस साइन दे दिया, माइनस तो बेकार होता है ना भाई, तो इसने बेकार दे दिया यार, है ना। तब फिर आया 2000 का सन, ठीक है। तो फिर साइन ने कहा यार तूने पिछली बार मेरे से गद्दारी कर दी थी, मैंने तेरे को प्लस दिया था और तूने मुझको साइन माइनस का साइन दे दिया था, ठीक है। तब इसने, अब इसका नंबर तो शुरुआत में आता है ना, नंबर फर्स्ट फॉर्मूला तो ये, नंबर सेकंड तो ये आता है, तो पहला नंबर साइन का ही आता है, तो यहाँ भी पहला नंबर इसका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का आया। तो साइन ने क्या किया, आपके माइनस ऑफ कॉस एक्स बना दिया, ठीक है। क्योंकि इसने कहा था पिछली बार मैंने तेरे को प्लस दिया था, है ना, तो तूने मेरे साथ गद्दारी करके मुझे माइनस दे दिया जब तेरी बारी आई थी, ठीक है। तो इसने अब की बार इंटीग्रेशन ने 2000 सन में, जब बाद में इसकी चांस आई दूसरे वाले सन में, तो इसने माइनस दे दिया। क्यों दिया होगा, क्योंकि इसने पिछली बार कॉस ने इसके साथ गद्दारी कर दी थी। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको भाई ये कहानी के माध्यम से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, मैं समझता हूँ कि समझ में तो आया होगा, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, अब भाई कॉस एक्स की बारी आई, तब कॉस एक्स को समझ में आया यार गलती तो हो गई थी यार, उसने मुझे भाई प्लस का दिया था, जब मेरी चांस आई तो मैंने तो माइनस का दे दिया, ठीक है। सो फिर कॉस एक्स ने क्या किया, अब की बार इसने अपनी अच्छी बात करी, इसने प्लस का ही दिया, ठीक है। और हमेशा हमको याद है कि कभी भी आप डिफिनेट इंटीग्रल का कभी भी इंटीग्रल कर रहे हो किसी फंक्शन का, तो प्लस सी कांस्टेंट आता है तो एक सी कांस्टेंट आएगा हमेशा, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियल में ऐसा सी नहीं आता है, ठीक है।
सो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा तो आपको आराम से आ जाना चाहिए, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको याद कराए, ठीक है। अब देखो, हमेशा श्रृंखला नियम का मतलब क्या है, आपने वैसे पढ़ा होगा, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx लिखा है जैसे यहाँ पे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन साइन dx 2x dx में पहले तो साइन x का क्या होता है आपको ही पता होना चाहिए। तो साइन x का माइनस ऑफ कॉस x, है ना, याद हो गया ना अब तो आराम से। इंटीग्रेशन में साइन हमेशा माइनस देगा, ये ध्यान देना, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का माइनस ऑफ कॉस x, तो साइन 2x का माइनस ऑफ कॉस 2x, ठीक है। जो चीज़ बच रही है उसका आप दोबारा से डिफरेंशियल करते थे वहाँ पे अवकलन वाले चैप्टर में। यहाँ भी डिफरेंशियल होगा, लेकिन वहाँ पे क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन में लगा देते थे। यहाँ पे मेरे भाई अपॉन में ले आओगे डिफरेंशियल करके, डी अपॉन डी एक्स। जो चीज़ बच रही है, जैसे कि साइन 2x का तो कॉस 2x हो गया ना, लेकिन 2x का तो नहीं हुआ ना, 2x तो बच गया, तो यहाँ पे 2x होगा, ठीक है। और एक टर्म सी जरूर लाओगे, ठीक है, कभी भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो याद करना, ठीक है भाई। सो यहाँ से हुआ क्या सर, साइन का तो कॉस होता है ना, तो साइन 2x का माइनस ऑफ कॉस 2x, ठीक है, क्योंकि साइन x का माइनस कॉस होता है, ठीक है। सो माइनस ऑफ कॉस 2x आ गया। जो चीज़ बचती है उसका डिफरेंशियल अपॉन में करते हैं, ना कि गुणा में करते हैं, ठीक है, यानी नीचे भाग में ले जाके करते हैं, ठीक है मेरे भाई। सो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉस 2x। बहुत गहराई में ले गया हूँ भाई, आराम से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। यही आपका आंसर है रियल, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना। ऐसे होते हैं थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद ही आप कर सकते हो, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो अब देखो एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, ऐसे जनरल सही, ठीक है। कहीं मान लो लिखा है कॉस ऑफ 5x² dx, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा है तो आप कैसे करेंगे, देखो। पहले तो आप कॉस का इंटीग्रेशन जानना होगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, कॉस का सर साइन होता है, ना कि माइनस साइन। कॉस हमेशा इंटीग्रेशन में प्लस दे देगा, क्योंकि वो सुधर चुका है अब, ठीक है। सो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। सो साइन 5x², ठीक है। जब भाई cos x का sin x होता है तो cos 5x² का sin 5x² होगा। लेकिन जो चीज़ बच रही है, जब 5x² बचे ना, उसका डी अपॉन डी एक्स नीचे ले जाके जरूर करो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, डी एक्स तो हट गया ना, टोटल आपका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस सी कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या होगा, साइन 5x² अपॉन, यहाँ पे क्या होगा देखो भाई, ये आपकी एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को बाहर फेंकोगे, x² का डिफरेंशियल 2x होता है, तो 10x टोटल आ जाएगा आपका। डिफरेंशियल पे अभी नहीं ले जाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये सब डिफरेंशियल के क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 5 के, आपने करे होंगे मैं आशा करता हूँ, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया, देखो, ठीक है। सो बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ठीक है भाई। अब देखो एक दो क्वेश्चन और, जैसे कि मैं कह दूंगा आपसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है आपकी सीधे सीधे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ हो रही है, समझना इस बात को। ट्रिग्नोमेट्री आपकी ऐसी यूज़ हो रही है कि पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि किसका फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, आपने कहीं पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो वो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अब मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री तो बताने नहीं बैठ रहा हूँ ना आपको, कि मैं आपको क्लास 10 से लेके क्लास 12 तक की पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँ, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या सब कुछ ना। जनरल चीज़ें बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये मेन फॉर्मूला यूज़ हो रहा है इंटीग्रेशन बहुत जगह, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जब 1 होता है तो आप यहाँ टोटल ऑफ 1 रख दोगे, ठीक है। इस पूरी चीज़ की जगह 1, इंटीग्रेशन डी एक्स आपका ऐसे चल रहा है। अब इससे एक चीज़ और समझने को मिलेगी, सर यहाँ 1 तो आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर फेंको। तो जब 1 को ही बाहर फेंक दूंगा तो अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं सर, 1 कह सकते हैं, लेकिन 1 बचा हुआ है, क्योंकि 1 × 1 1 ही रहता है, ठीक है। सो आपने एक 1 को कहीं बाहर भी फेंक दिया तो भी आपका ये एक 1 बचा हुआ है, ठीक है। सो ये जो 1 बचा है ना, हमेशा आप ध्यान देना, इंटीग्रेशन चाहे आप 1 dy कर दो, चाहे आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कर दो, चाहे आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 dz कर दो, है ना। जैसे डी जेड कर रहे हो तो आपका जेड निकल के आएगा, ठीक है। कहीं आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स निकल के आएगा, कहीं आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपका वाई निकल के आएगा, ठीक है ना भाई। सो ये ध्यान देना हमेशा, ठीक है। सो 1 का कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स निकल के आएगा, इसका रियल आंसर आपका एक्स आ जाएगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। सो बहुत सिंपल सी चीज़ें ये सब आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन करेंगे इंडिकेशन के हम लोग, ओ क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ वाले क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, और जैसे हम लोग आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे तो वहाँ भी कुछ चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो वो भी साथ में करते हुए चलेंगे, ठीक है। किसी एक चीज़ को नहीं चल रहे हैं हम लोग पकड़ के, ठीक है, आगे भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यही आपके ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रतिस्थापना नियम होता है, उसको भी थोड़ा जान लो। जैसे आपने श्रृंखला नियम पढ़ लिया ना, वैसे ही एक प्रतिस्थापना नियम होता है, इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ लेके चलूँगा। प्रतिस्थापना
प्रतिस्थापना नियम भी थोड़ा सा जान लो आप लोग आराम से, तो ये सरल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये भी आपका पार्ट नंबर 3 चल रहा है इस वीडियो का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बड़ा पार्ट है भाई, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप समझ सकते हो बड़ी है अपने आप में। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रतिस्थापना का क्या मतलब है आप समझ लो, जैसे कि है ना, जैसे कि लिखा है यहाँ पे फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है, साइन क्यूब एक्स, मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री को ही लेके चल रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। सो आप कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, देखो यहाँ पे भाई पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री लगी हुई है ना। पहले इस फंक्शन को थोड़ा बहुत आप रिड्यूस करोगे एक अच्छी सी फॉर्म में, ठीक है। कैसे कर सकते हैं सर अच्छी सी फॉर्म में रिड्यूस, देखो मेरी बात सुनो आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखो आराम से पहले, ठीक है, ये लिखा है साइन क्यूब एक्स, ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो आप क्या करोगे, साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स के रूप में तोड़ोगे, ठीक है। साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स ही होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स आपका ऐसे चल रहा है, ठीक है। इंडिकेशन डी एक्स ऐसे चल रहा है। देखो भाई फंक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे कि आपने इसे दो जगह तोड़ लिया ना, अब क्या करोगे, अब कॉस को ले आओ बीच में, है ना, और इस वाले साइन को ले आओ सबसे इधर, देखो कैसे होगा। जैसे कि अब इधर आपका साइन स्क्वायर एक्स ही रहने दो, गुणा में है तो आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग, और कॉस स्क्वायर एक्स इधर ले आओ, उसके बाद साइन एक्स इधर ले आओ, ठीक है। इस साइन एक्स को सबसे इधर ले आया, कॉस स्क्वायर को बीच में ले आया, इस साइन स्क्वायर को सबसे इधर ले आया, ठीक है, डी एक्स। ये ऐसे आपने कर लिया। ऐसे फ़ायदा क्या होगा अभी देखो, अभी समझ में आ जाएगा आराम से, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मैंने आपको ऊपर ही जस्ट बताया है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आपका 1 होता है, ठीक है। सो यहाँ से कहीं मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इधर तो 1 है, इसको इधर भेजूंगा मैं, है ना, तो माइनस का आएगा क्योंकि इधर प्लस था, तो माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आपका चल रहा है, साइन एक्स चल रहा है, ठीक है भाई, डी एक्स। अब देखो क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। अब बहुत छोटी सी एक चीज़ इसमें, वही प्रतिस्थापना नियम जो मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत रिड्यूस किया पहले फंक्शन को, अब मैं इसमें प्रतिस्थापना नियम लगाऊंगा। देखो कैसे, कहीं मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ भी ना कॉस लिखा है, जहाँ जहाँ कॉस लिखा है पूरे फंक्शन में, ये है ना, वहाँ पे टी रख दूँ, ठीक है। जहाँ भी कॉस लिखा है ना, कॉस की जगह मैं टी रख दूँ, ठीक है। कॉस एक्स की जगह, मतलब कॉस एक्स की जगह कहीं मैं टी रख देता हूँ। अब यहाँ पे एक आपको एक इक्वेशन टाइप की मिली ना, दोनों ही पक्षों में आप डिफरेंशियल करो, यही प्रतिस्थापना नियम है। एक चीज़ को आप कुछ लेट करो, यानी मान लो कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर को टी मान लिया, ठीक है। सो आप ऐसे कुछ मानोगे ना तो आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। कैसी मिलती हैं, कि आप दोनों पक्षों में यहाँ पे अवकलन करते हो तो कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और डी टी बाई डी एक्स होता है तो डी एक्स इधर आ गया, इधर खाली डी टी बचा आपका, ठीक है भाई। सो देखो ये चीज़ मिल गई आपको, है ना। कहने का मतलब क्या है सर, देखो साइन एक्स डी एक्स इधर लगा हुआ है ना, और यहाँ पे देखो साइन एक्स डी एक्स को आप डी टी लिख सकते हो, बट कब, जब आपने कॉस एक्स को टी माना हो, ठीक है। सो यहाँ पे चलो जहाँ जहाँ कॉस है ना उसको टी मान लेता हूँ मैं, है ना। सो देखो क्या होगा, सो इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने 1 था ये तो, है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि ये तो कॉस स्क्वायर है ना, और कॉस एक्स को टी माना तो ये टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिर बाहर भी टी स्क्वायर, और इस पूरी टर्म को मैंने यहाँ पे डी टी ले सकता हूँ, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स को मैं डी टी ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस भी एक साइन है, ठीक है, तो इस माइनस को टोटल ऑफ बाहर फेंकेंगे हम लोग, ठीक है भाई। और इक्वल टू के इधर हम लोग का चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इस टी को अंदर लाओ तो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 हो गया, है ना, और डी टी हो गया। अब यहाँ से आप इंटीग्रेशन लगा दोगे, है ना, दोनों पक्ष में तो हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 माइनस का माइनस माइनस प्लस, और टी 5/5, ठीक है, प्लस एक सी टर्म आएगी आपकी कांस्टेंट टर्म जिसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टी की वैल्यू रखनी है आपको खाली, और क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। टी की वैल्यू क्या थी सर, टी की वैल्यू तो कॉस एक्स है सर, तो यहाँ लिख दो खाली, तो माइनस ऑफ कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस यहाँ पे भी कॉस 5x/5 प्लस सी, ठीक है। सो देख लो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया सिंपल से, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। सो ये प्रतिस्थापना नियम, यानी देखो आपने एक चीज़ को लेट किया, यानी प्रतिस्थापित किया, तो आपको दूसरी चीज़ मिल गई। दूसरी चीज़ मिली नहीं मिली, इसको आप कुछ और लिख सकते हो जब आपने कॉस एक्स को टी मान लिया हो, ठीक है। सो आपका देखो क्वेश्चन कितना हल्के से हो गया बिल्कुल, है ना। तो इसको कहते हैं प्रतिस्थापना नियम। कोई जरूरी नहीं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लग रही है, हर फंक्शन में ही लग सकती है मेरे भाई, ठीक है। सो ये हम लोग का पार्ट था भाई ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने थोड़ा बहुत आपको रिड्यूस करना सिखाया, फंक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं, थोड़ी बहुत मैंने आपको फॉर्मूले बताए, ठीक है। और अलग से भी फॉर्मूले लगते हैं भाई, है ना, जैसे साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 2x का, टेन 3 थीटा का, ये सब फॉर्मूले लगते रहते हैं, ठीक है। सो ये सब थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आपका आराम से हो जाएगा ये, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग का इसी प्रकार से भाई हम लोग का पार्ट 3 भी इसमें पूरा होता है। फुल ट्रिग्नोमेट्री एंड इंटीग्रल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। श्रृंखला नियम क्या होता है, उसमें प्रतिस्थापना नियम कैसे लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, रिड्यूस कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया आपको मैंने, ठीक है।
ये पार्ट भी आपका खत्म। ठीक है, अब जो हम लोग का फोर्थ पार्ट आता है फॉर एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.5, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो गाइज अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ पार्ट पे आ गए हैं इस वीडियो के। ठीक है, जिसमें मैं आपको 7.4 7.5 के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा, इनको आराम से याद करना। कुछ क्वेश्चंस को पहले मैं लेके चलूंगा, फिर आपको फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा इसमें है क्या। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें अपॉन में एक तगड़ी सी इक्वेशन लिखी होगी, है ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि ऊपर आपको कुछ चीज़ लिखी मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसे करना है देखो, मैं आपको सब समझाऊंगा, चिंता नहीं। पहले आप कहीं मैं 7.4 की बात करूँ, है ना, तो आपको क्वेश्चंस जो मिलने वाले हैं वो इस टाइप में मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी ऊपर भी कुछ लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इक्वेशन हो सकती है, जैसे नीचे एक इक्वेशन लिखी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघातों की समीकरण नीचे लिखी है, ऐसी कोई ऊपर भी इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, सो पहली बात तो हमको ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ। इसमें भाई देखो कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहली बात तो ये है, फॉर्मूले से बेस्ड है पूरा क्वेश्चन ये, है ना। तो फॉर्मूले आपको कैसे याद करने हैं, है ना। अब मैं फॉर्मूले पे मैंने इस पे बना रखा है अपने चैनल पे, आप कहीं जाके देखोगे तो मैंने आपको पूरे फॉर्मूले याद कराए हैं उसमें, और विथ द ट्रिक। ठीक है, ट्रिक के साथ याद कराए हैं। तो आप कहीं 334 पेज पे आओगे एनसीईआरटी के। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे लिखा कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, यानी इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो 6 फॉर्मूले हैं या याद होने चाहिए आपको आराम से, तो आप कर ले जाओगे। नहीं आते हैं, याद नहीं हो रहे हैं सर किसी हिसाब से, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा स्पेशली फॉर फॉर्मूला वीडियो, आप जाके देख लेना। 10 मिनट लगाओगे फुल फॉर्मूला याद विद द ट्रिक। ठीक है, सो आप वहाँ से फॉर्मूला याद कर सकते हो आराम से। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा डायरेक्टली। आपको मैं ये सोच रहा हूँ कि आप वो वीडियो देख के आ चुके हो 10 मिनट वाली, और आपको फॉर्मूले सारे तो याद हो गए कम से कम। ठीक है, सो एक बार वीडियो ज़रूर देख के आना, तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि अब मैं फॉर्मूला याद कराने लगूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो जाएगी, और जब मैंने वही काम कर रखा है अपने चैनल पर, मैं दोबारा क्यों करूँ। ठीक है, सो आप एक बार चैनल वाला वीडियो देख लेना, मतलब तो आपको फॉर्मूले आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा देखो, फॉर्मूला यूज़ में कर लूँगा। खैर अभी हम लोग पहले इस पर आते हैं। ठीक है, पहले आपको नीचे जो इक्वेशन दी होगी ना, उसको आपको पहले पूर्ण वर्ग रूप में बनाना होगा। ठीक है, यानी फुल स्क्वायरिक इक्वेशन बनानी होगी इसे। देखो कैसे, पहले मैं इक्वेशन उठाऊंगा x² माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 13। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना। मैं एक चीज़ पहले यहाँ पे आपको डिनोट करके दिखा रहा हूँ, ये आपने क्लास 10th में सीखी है, 8th में सीखी है। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, चलो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि x-3 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² प्लस 3×3=9 माइनस ऑफ 3×2=6 और 6x, और प्लस 4 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करो। सो x², ये 9, ये 4, 9 4 13 होता है। ठीक है, माइनस ऑफ 6x, और यहाँ पे प्लस का 13 आएगा क्योंकि प्लस का ही आ रहा है। ठीक है, सो देखो वही चीज़ मिल गई हमको। ठीक है, यानी अब देखो ये वाली टर्म भी स्क्वायर में, ये वाली टर्म भी स्क्वायर में, मतलब ये पूर्ण स्क्वायर में आ गई, यानी पूर्ण वर्ग के रूप में आ गई। ठीक है, सो आपको पहले इसमें ऐसे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब ये क्वेश्चन हो पाएंगे। यानी इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो वही इक्वेशन है, मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस किया है पूर्ण वर्ग के रूप में। सो यहाँ पे जो dx लिखा था ना ऊपर, उसके बाद नीचे जो इक्वेशन लिखी थी इसकी जगह मैं लिख दूंगा। ठीक है, सो देखो x-3 का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग रूप में नहीं आता बनाना, आप सीख सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता होगा, क्योंकि अब 12th में आ गए हो, ये सब तो आना ही चाहिए आराम से। ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना, सीख लेना, है ना, तो बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इक्वेशन को पूर्ण वर्ग रूप में कैसे बनाते हैं, तो ट्रिक्स बहुत हैं उसकी भी, आप देखना ढूंढना मिल जाएगा। ठीक है, समझ लेना उसे भी। अब जब आपने इसे पूर्ण वर्ग के रूप में बना दिया, तो बस कुछ नहीं करना है, एक चीज़ को लेट करना है, वही प्रतिस्थापना नियम जो अभी मैंने अभी जस्ट पहले पढ़ाया है। ठीक है, वही प्रतिस्थापना नियम लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं x-3 को यहाँ लेट कर लूँ टी के रूप में, है ना। सो यहाँ पे मैं कहीं दोनों पक्षों में अवकलन करता हूँ, तो x का क्या होगा, 1 होगा सर, क्योंकि भाई देखो d/dx मैं करना चाहता हूँ x-3 का भी, और इधर भी मैं d/dx करना चाहता हूँ। कुछ नहीं किया भाई, d/dx दोनों साइड में लगाया, और x-3 t वैसी है, x-3 t वैसी है। ठीक है, अब d/dx ऑफ x यानी dx कट गए, फिर ये माइनस, यानी यहाँ तो 1 बचा ना, dx कट गया, तो फिर माइनस किसी भी कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। ठीक है, सो आप इधर आपका ये बचा, इधर क्या बचा, dt/dx, है ना। सो यही जो नीचे वाला dx होता है ना, इसी को हम लोग उधर भेजते हैं, तो dx, ये तो टोटल 1 ही है आपका, 1 - 0 1 ही रहता है, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन dx से होगी, तो dx ही रहने वाला है, इधर आपका dt बचा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने x-3 को t माना है ना, तो आप dx को dt लिख सकते हो। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इस चीज़ को मैं dt लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। सो इस चीज़ को मैं कहीं dt लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे t² हो जाएगा, क्योंकि x-3 का स्क्वायर है, और x-3 को t माना था, तो t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
तो यहाँ पे अभी एक इक्वेशन फॉर्म बनती है आपकी, जो कि मैंने कहा था आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। कहीं आपको फॉर्मूले याद होते तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाता, ठीक है। अब कैसा फॉर्मूला लगेगा सर इसमें, देखो एक फॉर्मूला कहीं आपने अभी याद करके आए हो तो पढ़ा होगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। सो ये देखो ये फॉर्मूला खुलता है ऐसे, मतलब इंडिकेशन कहीं आपको कुछ ऐसा पार्ट में दिख जा रहा है ना, सेम टू सेम, तो आप उसे ऐसे खोल सकते हो टेन इनवर्स में, मतलब आंसर उसका ऐसा आ जाएगा इंडिकेशन के बाद, ठीक है। ये डायरेक्टली फॉर्मूले होते हैं, तभी फॉर्मूले याद करने की जरूरत है, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। सो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर, ए बी सी तो आपके अचर पार्ट होते हैं ना, कांस्टेंट टर्म होती है, यहाँ पे दो है, देखो दो भी अचर ही है ना, मतलब सेम टू सेम वैसी टर्म का क्वेश्चन है, पूरा वैसे ही दिख रहा है, ठीक है, बस थोड़ा नंबर चेंज है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन कैसे खुला था, तो इसका कैसे खुलेगा, डी एक्स अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है 1/a, यानी ये जो बाद वाले लिखा है ना इसको 1 में ले आओ, तो यहाँ 2 लिखा है तो 1/2, उसके बाद tan इनवर्स, उसके बाद लिखा एक्स अपॉन ए यानी एक्स अपॉन ए यानी t/2, ठीक है, t/2 प्लस सी। बस देखो ऐसे सिंपल से खुल गया। अब यहाँ खाली आपको t की वैल्यू रखनी है बस, तो 1/2 और t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स, t की वैल्यू क्या है भाई x माइनस 3/2 प्लस सी, ठीक है। इसको आप ऐसे कोण में है ना ये आपका, तो ब्रैकेट में कर दो बस, बस ये रियल आंसर आ गया था। लेकिन देखने में कितना टफ लग रहा था क्वेश्चन, और था कितना छोटा था, ठीक है। सो ऐसे आपको थोड़े बहुत खाली फॉर्मूले याद होंगे ना, वो जो 6 फॉर्मूले हैं, तो आप पूरी एक्सरसाइज निपटा दोगे 7.4, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें आपको यहाँ तो खाली नीचे एक क्वेश्चन दिए, ऊपर भी दियो नीचे भी दियो, वैसा कैसे करेंगे उसको समझना। सो गाइज अब ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, है ना। सो इसको भी समझना थोड़ा सा, मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, ऊपर वाले में तो खाली नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, उसका इंटीग्रेशन करना था। यहाँ पे क्या है, नीचे भी दे रखी है सर, ऊपर भी दे रखी है, तो कैसे करेंगे समझना। यहाँ पे आप एक रूल लगाओगे, मैं बता देता हूँ रूल क्या है। ऊपर वाली जो यहाँ पे एक इक्वेशन टाइप दे रखी है ना, इसको रिड्यूस करोगे थोड़ा सा, जैसे कि x+2 को आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, या हर एक क्वेश्चन में होगा, ध्यान दे लेना। सबसे पहले लिखोगे a d/dx, ये फॉर्मूला है भाई, ये ध्यान देना। नीचे वाली इक्वेशन पूरी लिख दो, 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। उसके बाद प्लस करके b लगा दो यहाँ पे खाली, ठीक है। सो ये आपकी पूरी देखो, मतलब इस चीज़ को आप ऐसे रिड्यूस करोगे, आपका रियल फॉर्मूला है, ठीक है। a लिख देना अपने मन से, d/dx करना, नीचे जो लिखा है उसका प्लस b अपने मन से लिख देना, ठीक है। बस इसको आप ऐसे रिड्यूस करो, अब कुछ नहीं करना है, d/dx करो सेकंड वाली इक्वेशन का। सो 4x हो गया, हाँ 2 आगे आ गया तो 4x हो गया ना, प्लस 6 हो गया, और इसका तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका मैंने अवकलन कर दिया क्योंकि d/dx लगा था आगे, और 4 + b आपका ऐसे ही रहा मेरे भाई, ठीक है, और x+2 आपका साथ में चल रहा है। बस मेरे भाई कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मतलब ये a था, ठीक है। अब यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ निकालनी, कैसे निकालनी सर, देखो जैसे कि आप a की पहले मल्टीप्लिकेशन करो अंदर, तो क्या आएगा 4ax प्लस a की इससे 6 से भी करेंगे तो 6 ठीक है, और प्लस b, ठीक है, और इक्वल्स टू x+2। अब यहाँ पे चर और अचर पार्ट की तुलना कर दो, बस a और b की वैल्यू मिल गई, आपका क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। चर और अचर क्या है सर, देखो ये भी समझ लो। जैसे कि यहाँ पे a b जो होते हैं ना, वो हमेशा अचर पार्ट होते हैं, कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। सो उनकी आप 2 से कराओगे, क्योंकि 2 इधर साइड में तो 2 है ना अचर पार्ट, और इधर साइड में कौन से अचर पार्ट हैं, a और b, है ना। और चर कौन कौन से पार्ट होंगे, जिनके पास x y z ये सब टर्म्स होती हैं, उनको चर पार्ट कहते हैं, ठीक है। समझो पहले, आराम से देख लो, कोई बात नहीं। जैसे कि ये जो पूरी टर्म है 6a प्लस b, यहाँ पे कहीं x तो नहीं दिखाना, इस पूरी टर्म में नहीं दिखाना x, इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है ये आपकी कौन सी पार्ट हो गई, अचर पार्ट हो गई, ठीक है। सो